Good morning, all of you. Now, this is class 7th, civics, chapter number 10, role of market intermediaries. ठीक है, come on, chapter, all of you. In the previous chapter, we explored the types of markets that we see around us. यानी पिछले चैप्टर में हमने वी एक्सप्लोर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स, हमने अलग अलग मार्केट्स के बारे में एक्सप्लोर किया. दैट वी सी अराउंड अस, जिन्हें हम चारों ओर अपने देखते हैं. हाउ एवर हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द प्रोडक्ट्स रीच दीज मार्केट्स? क्या तुम इस बात से कभी वंडर नहीं हुए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं? इन दिस चैप्टर लेट अस एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम फार्म्स टू द मार्केट. इस चैप्टर में हम कपड़ों की जर्नी के बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से वो खेतों से मार्केट तक पहुंचते हैं, फार्म से किस तरीके से बाज़ार तक पहुंचते हैं. जर्नी ऑफ कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स की जर्नी देखिए. द जर्नी ऑफ कॉटन क्लोथ्स स्टार्ट विद द फार्मर कल्टिवेटिंग कॉटन ऑन देयर लैंड एंड एंड्स इन द मार्केट. कॉटन क्लोथ्स की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है उस किसान से जो कि कॉटन को कल्टीवेट करता है अपनी ज़मीन पर, यानी उसकी खेती करता है, एंड एंड्स इन द मार्केट, और बाज़ार में जा कर के ये ख़त्म हो जाती है. अब देखिए, ईश्वर द फार्मर, ईश्वर ये किसान है, इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से कॉटन जो है फार्मर की लैंड से हो करके मार्केट तक किस तरीके से जाता है. देखिए क्या कह रहे हैं. ईश्वर इज़ अ फार्मर इन लसना विलेज, महाराष्ट्र. ईश्वर महाराष्ट्र के लसना गांव का एक किसान है. ही एंड हिज फैमिली वर्क ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो कॉटन. वो और उसका परिवार छोटे से ज़मीन के टुकड़े के ऊपर काम करता है जिस पे वो कॉटन को ग्रो करते हैं, कपास उगाते हैं. टुडे दे आर गोइंग टू द लोकल ट्रेडर टू सेल देयर हार्वेस्ट. आज उन्हें लोकल ट्रेडर के पास यानी स्थानीय व्यापारी के पास जाना है जहाँ पर वो अपनी काटी गई फसल को बेचेंगे. रिसेंटली ईश्वर हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम हिज ट्रेडर. जल्दी ही ईश्वर ने अपने व्यापारी से एक कर्जा भी लिया है, ट्रेडर से, टू फंड द सर्जरी ऑफ हिज इल वाइफ, जिससे कि वो अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा सके, उसकी सर्जरी करवा सके. ही ऑल्सो नीडेड द मनी टू अरेंज फॉर द इनपुट्स टू हिज फार्मिंग. और उसे आगे की अपनी खेती करने के लिए भी व्यवस्था करनी है, पैसे की भी अरेंजमेंट करनी है जिससे कि इनपुट्स, बीज वगैरह अपनी खेती के लिए ला सकें. द ट्रेडर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. तो जो व्यापारी जिससे कर्जा लिया था इस किसान ने, ईश्वर ने, उसने इस बात का फ़ायदा उठाया ईश्वर की सिचुएशन का, एंड मेड हिम प्रॉमिस, और उससे ये वादा किया दैट ही वुड सेल हिज कॉटन, कि वो उसके कॉटन को बेच देगा, कॉटन को बेच देगा, टू हिम एट अ प्राइस ऑफ ₹1000 पर कुंटल. 1000 पर कुंटल के हिसाब से उसकी फसल को, वो कटी गई फसल को कॉटन की बेच देगा. ईश्वर न्यू दैट द मार्केट प्राइस ऑफ कॉटन इज ₹2500 पर कुंटल. ईश्वर को मार्केट प्राइस कॉटन के बेचने का पता है कि 2500 पर कुंटल के हिसाब से उसका कॉटन का रेट है. हाउ एवर ही डिड नॉट हैव एनी चॉइस. लेकिन फिर भी उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, बट टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द ट्रेडर, सिवाय इसके कि जो ट्रेडर की डिमांड्स है, व्यापारी की मांग है, उसको वो कंसीड कर ले, यानी स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले. एट द एंड ऑफ अ 4 month लॉन्ग हार्ड वर्क, 4 महीने की बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, एंड द जर्नी ऑफ अ होल डे, और पूरे दिन की ट्रैवल करने के बाद, यात्रा करने के बाद, ईश्वर कुड रिसीव ओनली 5000 फॉर 5 क्विंटल्स ऑफ कॉटन. ईश्वर को केवल 5000 रुपये मिले 5 कुंटल कॉटन के लिए. वेन ही कुड हैव सोल्ड द सेम फॉर ₹12,500, जबकि वो इतने ही कॉटन को 12,500 रुपये में ही बेच सकता था. आउट ऑफ दैट टू ईश्वर गेव ₹2 टू द ट्रेडर इन ऑर्डर टू पे द 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज लोन टू द ट्रेडर. अब इसमें से जो 5000 रुपये बेच करके मिले हैं उसमें से 1000 रुपये उसे व्यापारी को देने हैं, टू पे द 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज लोन टू द ट्रेडर, क्योंकि व्यापारी की तीसरी किस्त, 3rd इंस्टॉलमेंट जो है उसे वापस करनी है व्यापारी को, तो 1000 रुपये उसके उसी में चले जाएंगे. वाइल गोइंग बैक ही थिंक्स हाउ हिज फैमिली वुड सर्वाइव ऑन सच अ मीगर इनकम फॉर मंथ्स. जब वो वापस जा रहा था तभी वो सोच रहा था कि कैसे उसका परिवार इतने कम पैसे में, मीगर इनकम यानी सो स्मॉल इनकम, बहुत ही छोटी सी जो इनकम उसके पास बची है, जो 4000 रुपये बचे हैं, उसमें आगे के महीनों में वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा. जस्ट एज ईश्वर देर आर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स. बिल्कुल ईश्वर की तरह ऐसे हजारों किसान हैं, वो टॉयल डे एंड नाइट, जो कि कड़ी मेहनत करते हैं दिन और रात. हाउ एवर दे एंड अप लूजिंग अ बिग चंक ऑफ देयर इनकम टू लोकल ट्रेडर्स. फिर भी ये किसान जो है अपनी
इनकम का बिग चंक यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं लोकल ट्रेडर्स को देने में। यानी कर्जदार रहते हैं तो लोकल व्यापारियों से जो पैसा ही कर्जा लेते हैं, तो जो भी वो कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारियों को दे देते हैं। ऑफन फार्मर्स हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम ट्रेडर्स, अक्सर किसानों को व्यापारियों से कर्जा भी लेना पड़ता है फॉर अर्जेंट नीड्स, क्योंकि उनको तुरंत ही ज़रूरत होती है अपनी तुरंत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, खेती में और ज़्यादा सामान लगाने के लिए बीज वगैरह हो गया, खाद डालनी है, कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ डालनी है, तो इन सब के लिए उन्हें ट्रेडर से पैसा उधार लेना पड़ता है। मैरिज इन द फैमिली, फैमिली में कोई मैरिज आ जाए उनके, ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार के किसी सदस्य का इलाज करवाना है, एंड फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, या फिर फसल के बर्बाद हो जाने पर उन्हें किसी न किसी रूप में ट्रेडर से लोन लेना पड़ता है। अब देखिए फ्रॉम ट्रेडर्स टू मर्चेंट्स। आफ्टर बाइंग कॉटन फ्रॉम द फार्मर, किसानों से कॉटन खरीदने के बाद ट्रेडर सेल्स इट टू अ गिनिंग मिल, ट्रेडर जो व्यापारी होता है वो इसे कताई करने वाले कारखाने में, यानी रेशे से धागा बनाने वाले कारखाने में, फैक्ट्री में उसको बेच देता है कॉटन को। इन द मिल, कारखाने में, द सीड्स ऑफ द कॉटन आर रिमूव्ड, कॉटन के जो बीज होते हैं उनको हटा दिया जाता है, एंड द कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बेल्स, और कॉटन को बड़ी बड़ी बेल्स यानी मशीनों में प्रेस कर दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है। देयर आफ्टर द बेल्स गो टू अ स्पिनिंग मिल, उसके बाद ये जो बेल्स होती हैं यानी जो कच्चा धागा होता है जो उससे बनाया जाता है, दबा करके प्रेस करके मशीनों से, उन्हें स्पिनिंग करने के लिए यानी बुनाई करने के लिए फिर से कारखाने में भेज दिया जाता है। वेयर द कॉटन इज स्पन इनटू यार्न, जहाँ पर कॉटन से सूत बनाया जाता है, ठीक है, सूत यानी कच्चा धागा, एंड देन सोल्ड टू द यार्न डीलर्स, उसके बाद जो धागा खरीदने वाले डीलर्स हैं उनको बेच दिया जाता है। द यार्न डीलर्स देन सेल यार्न्स टू द मर्चेंट्स, उसके बाद जो ये धागे खरीदते हैं डीलर्स, ये इसे मर्चेंट्स को यानी बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम, मर्चेंट्स हु बाय यार्न्स, बड़े व्यापारी जो कि यार्न को खरीदते हैं, सूत को खरीदते हैं, धागे को खरीदते हैं, आर नोन टू हैव एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके पूरे देश में बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इनके कॉन्टैक्ट होते हैं। दीज कॉन्टैक्ट्स हेल्प देम टू गेट ऑर्डर्स फॉर क्लॉथ फॉर गारमेंट इंडस्ट्रीज, इन कॉन्टैक्ट्स की मदद से उन्हें ऑर्डर मिलते हैं कपड़े से, क्लॉथ से, कपड़ा बनाने का गारमेंट इंडस्ट्रीज से इन लोगों को ऑर्डर मिलता है। गारमेंट इंडस्ट्रीज यानी कपड़ा बनाने की जो फर्म होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसमें कपड़ा बनाने के लिए क्लॉथ के ऑर्डर इनको मिलते हैं। वंस दे गेट द ऑर्डर्स, एक बार जब इनको ऑर्डर मिल जाता है, दे डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अलॉन्ग विद द परचेज्ड यार्न्स टू वीवर्स, तो ये काम को बांट देते हैं अलॉन्ग विद द परचेज, यानी खरीदे गए जो कच्चा धागा होता है, जो सूत होता है, उसको बुनकरों को दे देते हैं, वीवर्स को दे देते हैं, काम बांट देते हैं जब वो ऑर्डर उनको कंप्लीट करना होता है। द वीवर्स देन वीव द यार्न्स, उसके बाद जो बुनकर होते हैं वो कच्चे धागे से कपड़ा बना देते हैं, एंड ब्रिंग इट बैक टू द मर्चेंट इन ल्यू ऑफ अ स्मॉल सम ऑफ मनी, और उसके बाद वापस वो कपड़ा मर्चेंट को ला करके देते हैं बहुत से कम मेहनत के पैसों में। ल्यू मतलब जितनी वो मेहनत करते हैं उतना पैसा उनको नहीं मिलता है, उस मेहनत से कम पैसे में ही वो कपड़ा तैयार करके वीवर्स को यानी बुनकरों को दे दिया जाता है। बुनकर मतलब दे दिया करते हैं मर्चेंट को। दिस अरेंजमेंट ऑफ वर्क बिटवीन द मर्चेंट एंड वीवर्स वेयर बाय द मर्चेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द वीवर्स इन रिटर्न फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम इज नोन एज द पुटिंग आउट सिस्टम। ये काम करने का जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर्स के बीच में, यानी बड़े व्यापारियों और बुनकरों के बीच में, वेयर बाय द मर्चेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू वीवर्स, जहाँ पर जो मर्चेंट होता है वो रॉ मटेरियल को यानी कच्चे माल को, जिससे आगे चल के प्रोडक्ट किसी नया तरीके का प्रोडक्ट बनना है, ऐसे प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो मर्चेंट जिस तरीके से रॉ मटेरियल वीवर्स को देते हैं, यार्न देते हैं ना, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मर्चेंट जो है आगे चल करके यार्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वीवर्स को, परचेज यार्न्स टू वीवर्स यानी वीवर्स को दे देते हैं। तो ऐसे ही जो रॉ मटेरियल है यानी यार्न जो है जब मर्चेंट वीवर्स को देते हैं इन रिटर्न फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट्स, जिससे कि उन्हें तैयार किया गया प्रोडक्ट उससे मिल सके, इज़ नोन एज द पुटिंग आउट सिस्टम, ये इसी को ही हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। यानी मर्चेंट के द्वारा या मर्चेंट की वजह से जो रॉ मटेरियल वीवर्स को दूसरा फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए दिया जाता है, उसे ही हम पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम मर्चेंट और वीवर्स के इस अरेंजमेंट को, वर्क के अरेंजमेंट को हम
पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। द पुटिंग आउट सिस्टम इज सेड टू बी बेनिफिशियल फॉर द वीवर्स इनटू टू वेज। पुटिंग आउट सिस्टम को वीवर्स के लिए दो तरीके से फ़ायदेमंद कहा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो ये है कि इट रूल्स आउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीवर्स इनटू बाइंग रॉ मटेरियल टू वीव क्लॉथ इन द एब्सेंस ऑफ अ मर्चेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो क्या है कि इट रूल्स आउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीवर्स। इससे यह नियम बनता है कि पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीवर्स इनटू बाइंग रॉ मटेरियल टू वीव क्लॉथ इन द एब्सेंस ऑफ अ मर्चेंट, कि किसी व्यापारी की अनुपस्थिति में, किसी व्यापारी जिस पर व्यापारी से भी उन्होंने रॉ मटेरियल को लिया है या रॉ मटेरियल उनको मिला है, उसको वो उसकी अनुपस्थिति में यानी उसकी एब्सेंस में तैयार कर सकते हैं। और इट रूल्स आउट द पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीवर्स इनटू बाइंग रॉ मटेरियल्स to weave cloth in the absence of a merchant. Secondly, it provides them with a fixed market for their finished products.